फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने स्टूडेंट फार्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 12 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ जो है आपका बेसिक भी बताया गया है कि क्यों कोई चीज न्यूज में क्यों है, इसकी बेसिक इसका क्या है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आप इसका मजा ले पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ। आज इम्पोर्टेंट देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जिसे इंटरनेशनल यूथ डे कहते हैं। तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब से मनाया जा रहा है? तो 1999 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है घोषित किया गया था, लेकिन 2000 से 12 अगस्त 2000 से प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जा रहा है। इस वर्ष का इसका थीम है क्लिक से प्रगति तक, हिंदी में जिसे कहेंगे सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग, यानी क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। युवाओं को सतत विकास में सहयोग करना है और डिजिटल मार्ग को अपना करके सतत विकास करना है। इंग्लिश में देखिएगा फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है, इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। युवाओं पर जो है ये दिवस मनाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट और बात कि आपका जो है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है भारत में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होइए कि विश्व इंटरनेशनल जो है यूथ डे कब मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो है 12 जनवरी को और ये 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जो है युवा दिवस। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिएगा विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जा रहा है? 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसमें देखिए इसका थीम है प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को व्यक्त करना, यानी पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलिवेंस एंड इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस। तो इस वर्ष का इसका थीम ये है। तो थीम उतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कब से मनाया जा रहा है इसे? तो इसे 2012 से ही मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी कि 12 अगस्त को 2012 से ही मनाया जाता है। अभी हाथी के बारे में एक क्वेश्चन है, तो वहां आप लोग को हम पूरा हाथी के बारे में डिटेलिंग कर देंगे कि हाथी जो है, हाथी किस राज्य में सबसे ज्यादा है, कब, कौन से हाथी संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन डाला गया है, उसके माध्यम से आपको कवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप जो है वीडियो में नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिए। आगे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। हाँ, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो है आपका इन्फॉर्मेशन कि पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और उसके हिस्ट्री के बारे में पूरा आज आप लोग को शाम तक वीडियो मिल जाएगा। उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो वहां से आप कोई भी एग्जाम देने के पहले वीडियो उसको देख कर जाइएगा, वहां से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव प्रतिबलित फसलों की कितनी किस्मों को जारी किया है? तो विकल्प में है 50, 101, 109, 121। सही उत्तर आपका रहेगा 109। कल ही इसके बारे में हम बता दिए थे आपको कि जो है प्रधानमंत्री जो है इसका 109 किस्मों को जो है जारी करेंगे। तो ये जो कहाँ जारी किए हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्मों को जारी किए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है जलवायु जो है बदल रहा है। तो जलवायु के अनुकूल लाने के लिए, जैव सशक्त बनाने के लिए, और जो है जो ये फसलें हैं ये आपका पानी कम लेंगी, इसको उपजाने में पानी कम लगेगा। तो ये सब चीज इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके कारण से तो 61 फसल को इसमें शामिल किया गया। 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किए हैं, जिसमें 34 खेती की फसलें हैं, 27 बागवानी फसलें हैं। ये सब शामिल किए गए। ये फसल हैं, आप देखना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि किस किस फसल के लिए जारी किए हैं। तो जो है 109 किस्मों को जारी किए 61 फसल के लिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिस तरह से जलवायु बदल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है।
फिर पेरिस के बारे में आपको बता दिए, वीडियो आने वाला है, देखिएगा, हालांकि इसमें कुछ कवर किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो विकल्प में चीन, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर आपका रहेगा जापान, सही उत्तर आपका रहेगा चीन। चीन जो है सही उत्तर आपका रहेगा, क्योंकि जो है आप देखिए यहाँ चीन जो है 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रांज के साथ जो है 91 पदक पूरा टोटल पाया है। हालांकि यूएसए का देखेंगे तो 125 पाया, लेकिन गोल्ड में ये ज्यादा है, इसीलिए जो है सबसे फर्स्ट रैंक पे चीन है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ से आप जो है देख लीजिए, इसका सेकंड पे भी ये यूएसए है 38 सिल्वर के साथ, 38 गोल्ड के साथ, 44 सिल्वर के साथ, 43 जो है ब्रॉन्ज के साथ, 125 टोटल अवार्ड पाया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले दूसरे पे कौन है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। हालांकि हम आपको शाम को एक वीडियो दे देंगे जिसमें पूरा जो है इसके बारे में, ओलंपिक के बारे में पूरा आपका डिटेल मिल जाएगा, कितने खेल होते हैं, क्यों, कब से हो रहा है, कितने खेल हैं, कितने नहीं है, क्या पूरा मतलब इसका कर दिया जाएगा डिटेलिंग। तो कौन सा देश है पहले स्थान पे? चीन है सबसे। इसका अवार्ड भी देख लीजिए, क्योंकि जो है पहले स्थान पे तो 91 अवार्ड के साथ 40 गोल्ड के साथ है, ये प्रथम पे है। दूसरे पे जो है यूएसए है 38 गोल्ड के साथ, 125 टोटल के साथ है। फिर दूसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो विकल्प में 71, 62, 52, 75। तो सही उत्तर आपका रहेगा 71वें स्थान पे भारत है। भारत कितने पे है? 71 स्थान पे। तो जो है भारत पिछली वर्ष जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 हो रहा था, तो वहां 48 रैंक पाया था। 48 रैंक क्यों पाया? क्योंकि एक जो है सिल्वर पाया था, एक गोल्ड पाया था भारत, एक गोल्ड पाया था, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, तो कितने हो गए टोटल? 4, 3, 7 अवार्ड पाया था। इसलिए जो है भारत कितने स्थान पर था? पिछली बार 48वें स्थान पर था। अब की बार कितने पे पहुंच गया है? 71वें स्थान पे। 71 में देखेंगे भारत अब की बार 0 गोल्ड पाया है। ये जो है भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक है। तो 0 गोल्ड पाया है, 1 सिल्वर है, नीरज चोपड़ा जो पाए हैं, और 5 जो है ब्रॉन्ज है, यानी कांस्य। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत टोटल 6 अवार्ड पाया है। तो ये देखिएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य से ये जो है क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन भारत के लिए अच्छा खबर नहीं है, क्योंकि विश्व में हम प्रथम, जनसंख्या में प्रथम स्थान पर हैं। तो यहाँ यानी हमारे यहाँ क्या कमी रह जा रही है कि हमारे देश के खिलाड़ी जो है 71वें स्थान पे हैं, जनसंख्या में प्रथम स्थान पे, और खेल में जो इंटरनेशनल लेवल पर एक गेम आयोजित हो रहा है, खेल आयोजित हो रहा है, वहां जो है हम 71वें स्थान पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं तो कमी है, या सरकार के द्वारा इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, या युवाओं का उतना जो है खेलों के प्रति रुझान नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो कमी है कि हमारा रैंक जो है इतना खराब आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए भारत का जो है रैंक 71वां रैंक है भारत। 0 गोल्ड, 1 जो है सिल्वर, 5 जो है ब्रॉन्ज, टोटल 6 अवार्ड। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए भारत जो है पाकिस्तान से, ये नीरज चोपड़ा को जो है हरा करके गोल्ड पाया था वहां का नदीम। तो ये भारत जो है पाकिस्तान 62वें स्थान पे भारत से भी आगे है। फिर अगला देखिएगा, देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विकल्प में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा। तो सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया। इसमें जो है आपको 24 घंटे राइस देने वाला एटीएम लगाया गया है। इसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, यानी राइस एटीएम। तो ये जो सब्सिडी वाला राइस जो मिलता है कोटे के माध्यम से, उसको जो है आप मैक्सिमम 25 किलो जो है वहां से आप राशन निकाल सकते हैं। अपना राशन कार्ड नंबर डालने पर 25 किलो मैक्सिमम जो है निकाल सकते हैं। तो ये है देश में पहले, यहाँ भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये लगाया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगर ये सफल हो जाता है तो शायद इसको पूरे देश में या पूरे राज्य में लगाया जा सकता है। वैसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो है आप जानते हैं कि राशन के दुकान पर जाने पर जो कोटेदार किस तरह से राशन की चोरी करता है, मतलब हर किलो में, हर उसमें कार्ड पर आपको जो है कम देता है।
तो यहाँ रहेगा, आप अपना राशन कार्ड डालिए, जितना टोटल आपका होता है वहां उतना पूरा ले लीजिए। तो ये देखिएगा, ये 25 किलो मैक्सिमम आप राइस ले सकते हैं, बायोमेट्रिक के माध्यम से इसको लागू किया गया है। फिर आगे देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो विकल्प में असम, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा असम। असम सरकार ने जो है ये संघर्ष को कम करने के लिए मानव हाथी को हाथी ऐप लॉन्च किया है। अब देखिएगा, अब यहाँ कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं कि भारत में जो है 33 हाथी अभ्यारण्य है। 33 क्या है? एलिफेंट अभ्यारण्य सेंचुरी। एलिफेंट सेंचुरी कितना है भारत में? 33। और सबसे ज्यादा हाथी देखेंगे तो किस राज्य में सबसे ज्यादा है हाथी है? तो सबसे ज्यादा देखेंगे तो आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में लगभग 6000 से प्लस हाथी हैं। दूसरे स्थान पर आप देखेंगे तो असम में है। असम में लगभग जो है 5700 यानी 5700 हाथी से प्लस है। फिर तीसरे स्थान पर आप देखेंगे तो केरला में। केरला में लगभग 3000 से प्लस हाथी हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका सीरीज लगाने के लिए पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में है। तो कर्नाटका, असम, केरला, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद भारत में लगभग टोटल 30,000 से प्लस हाथी हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी क्वेश्चन। और हाथियों के संरक्षण के लिए एक माइक नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसको कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। यानी जो है अवैध रूप से जो हाथियों का संरक्षण होता है, हाथियों का जो है अवैध रूप से जो है तस्करी होता है, किलिंग होता है, मारा जाता है, उसको रोकना है, मॉनिटर करना है। तो कब ये लॉन्च किया गया था? ये 1997 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? साइट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। और भारत में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। कब से चल रहा है? 1992 से। तो यहां से आप जो है देख रहे हैं कई क्वेश्चन आपको बनने के लिए पूरा संभावना कि कई क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये देखिए कितने हाथी संरक्षण है, हाथी जो है अभ्यारण्य है। दूसरे नंबर कौन सा प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, तो कब से चल रहा है? ये 1997 से। कौन चला रहा है? साइट्स चला रहा है। साइट्स नामक संस्था भी बता देते हैं इसका फुल फॉर्म। उसके बाद ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी है, असम में जो है दूसरे नंबर पर, केरला में तीसरे नंबर पर। तो ये देखिएगा हाथी कैसे जो है हाथी और मानव का कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है। ये देखिएगा मॉनिटरिंग ऑफ द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो ये माइक नामक संस्था है। माइक नामक जो है वो अभियान चलाया गया है, जो है इसको इन्फॉर्मेशन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग और बिल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ये देखिएगा साइट्स जो कह रहे हैं आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो उनका जो है संधि बना है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ट्रेड जो है इन इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होता है गंभीर रूप से, जो गंभीर स्पीसीज हैं उनके बारे में। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को तिमोर लिस्ते एक देश है, का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प में है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, ओम बिरला। सही उत्तर आपका रहेगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अभी जो है भारत, ये जो है साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों की यात्रा पर थी। किस किस देश पे यात्रा थी? फिजी, तिमोर लिस्ते आपको बता दिए, और न्यूजीलैंड, तीनों देश की यात्रा पर थे। जहां उन्हें जो है आप देखेंगे, हम इसको कवर किए थे एक दिन पहले कि वहां फिजी का जो है, फिजी का भी उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और फिजी और तिमोर लिस्ते में किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा ये पहली यात्रा था कि यानी द्रौपदी मुर्मू फिजी और तिमोर लिस्ते जाने वाली प्रथम देश की राष्ट्रपति बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत का इस दोनों देशों में गया है। तो फिजी और तिमोर लिस्ते में उनको दोनों जगह का सबसे वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भी दिया गया, इस कारण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो कौन सा देश है तिमोर लिस्ते में ये पाई है? कौन? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है भारत के, उन्होंने ये पाया है। आपको बता ही दिए कि जो है यहाँ पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये जाने वाली यहाँ बनी है। ये तिमोर लिस्ते आप में ये देखिएगा अवार्ड वहां उनको दिया जा रहा है वहां के राष्ट्रपति द्वारा तिमोर लिस्ते के। आप देखिए मैप में इसको देखना जरूरी है कहाँ है। तो ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के आप थोड़ा सा नीचे जस्ट आएंगे तो ये जो है पूरा आपका ईस्ट तिमोर यानी तिमोर लिस्ते ये मिलेगा। यहाँ देखेंगे इसकी राजधानी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है अभी फिजी की राजधानी सुआ है। फिजी एक क्वेश्चन दोनों आपसे कोई किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि जो है दोनों न्यूज में है, दोनों की राजधानी में जो है वो कोई भी जाता तो राजधानी में जाके उतरता है। तो यहाँ जो है न्यूज में रहता है तो वहां से क्वेश्चन उठा लेता है। तो फिजी की राजधानी सुआ है और इसका देखिएगा पूर्वी तिमोर है, ईस्ट तिमोर का राजधानी दिल्ली है। तो दिल्ली से थोड़ा सा मतलब फर्क है, दिल्ली इस सेंस में इसको याद कर लीजिएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉवरेन वेल्थ एंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई को कौन सा जो है स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? विकल्प में है 10, 5, 12, 3। तो आरबीआई को जो है 12वां स्थान मिला है। कितना स्थान? 12वां स्थान मिला है। तो पूरे विश्व में जितने बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं देशों के, उसमें भारत के पास जो वेल्थ के अमीर बैंकों के लिस्ट में यानी जो संपत्ति उनके पास है सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा भारत तो उसमें 12वें नंबर पे। सबसे ज्यादा देखेंगे तो यूएसए का फेडरल बैंक जो होता है, फेडरल बैंक, उसके पास जो है सबसे ज्यादा जो है अमीर, सबसे यानी कह लीजिए सबसे ज्यादा संपत्ति उसके पास है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे चीन है, चीन का जो केंद्रीय बैंक है वो। तीसरे नंबर पे आप जापान का देखेंगे केंद्रीय बैंक सबसे अमीर है। चौथे नंबर पे जर्मनी। तो भारत कितने नंबर पे है? 12वें नंबर पर। भारत जो है 70.47 ट्रिलियन डॉलर, 70.47 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 12वें स्थान पे है भारत का आरबीआई मतलब। तो जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना जाने हैं 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसको 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यहाँ जो है फर्स्ट गवर्नर देखेंगे जो ब्रिटिश थे सर ऑसबोर्न स्मिथ प्रथम थे। दूसरे पर जो भारतीय देखेंगे तो जो है सीडी देशमुख। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑसबोर्न स्मिथ जो है प्रथम अंग्रेज थे क्योंकि जो है भारत आजाद नहीं हुआ था जब ये बना था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1935 में यंग हिल्टन की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग बना था, उसके सिफारिश पर ये बना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर्स के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विकल्प में एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स। तो सही उत्तर आपका रहेगा एलन मस्क। एलन मस्क इस सूची में प्रथम स्थान पे है, वहीं जेफ बेजोस जो देखेंगे ये सेकंड स्थान पे है। थर्ड स्थान पे आपका जो है मार्क जुकरबर्ग है, थर्ड स्थान पे है। तो ये जो है देख लीजिएगा एक निगाह से, फर्स्ट स्थान पे एलन मस्क है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन भारत का सबसे कम उम्र का ओलंपिक पदक विजेता बन गया है? तो विकल्प में है अमन सहरावत, पीवी सिंधु, मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमन सहरावत। ये जो है कुश्ती के खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं। तो इनको जो है 21 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक विजेता बने हैं भारत के तरफ से, ये ना जानिए कि विश्व के तरफ से। तो भारत में एक कांस्य पदक जो है जीते हैं रेसलिंग में। इसके बारे में 57 किलोग्राम भार में जीते हैं। इसके बारे में पेरिस ओलंपिक बारे में और ओलंपिक के बारे में पहले आपको बता दिए, एक वीडियो शाम तक आपका मिल जाएगा। इसका पूरा इतिहास लेकर के कब से शुरू हुआ, कौन इसका जो है आयोजन कर रहा है, कहाँ हो रहा है, पेरिस में कितनी बार हुआ, कौन सा ऐसा शहर है जो 3 बार अभी तक आयोजित कर चुका है, इसको जो है कितने जो है ओलंपिक कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने महाद्वीप शामिल होते हैं, पूरा आपको जो है डिटेलिंग कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखना जो है इसको मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा और इसको देखने के बाद आपका कंफ्यूजन भी कवर हो जाएगा कि ओलंपिक क्या है, ओलंपिक से संबंधित जितने भी न्यूज रहेंगे। तो कौन बना है? अमन सहरावत। ये है अमन सहरावत, देख लीजिएगा, हरियाणा के हैं, 21 वर्षीय हैं।
फिर आगे देखिएगा, 2-3 न्यूज वैसा है कि बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश है अब्दुल हसन ने इस्तीफा दिया है। तो जो है जान ही रहे बांग्लादेश का मुद्दा कितना जो है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है और कितना न्यूज में इस समय चल रहा है। तो वहां के जो ये कहा जाता था कि अब्दुल हसन जो है शेख हसीना के करीबी थे, इसलिए इनको जो है, और ये कोर्ट की पूरे परिसर की मीटिंग बुला लिए थे बिना जो है अंतरिम सरकार के सहमति पर, बिना अनुमति से। तो इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा, पूरा इनका घेराव हो गया था। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय ने अमित नेगी को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? प्रधान अमित नेगी ने पीएमओ में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। और पूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह का निधन हो गया है। तो पूछा जा सकता है वैसे कहीं कि मतलब नटवर सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये विदेश मंत्री राजनीति से संबंधित है। फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पेरिस ओलंपिक से संबंधित जो है न्यूज देखना ना भूलिएगा, क्योंकि जो है वहाँ आपका जो है दिमाग है पक्का खुल जाएगा कि मतलब क्या क्या इसका पूरा हिस्ट्री कब से कैसे क्या हुआ। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा। और जो है आपको बता दिए कि कमेंट बॉक्स में आपका पीडीएफ के लिए पिन कर दिया जाता है, तो वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर।